So dear students, last day I have given a question as homework to you all. तो इसको आप लोगों को करना था, आप लोगों ने ट्राई किया है? Have everyone tried this question? Yes, sir. Okay, so I am going to discuss it now, and you please match your answer and also see how to proceed for these kind of questions. तो ध्यान देना बच्चों, देखो इसमें जो साइड्स दिए हुए हैं दैट इज ए बी सी डी, ये 4 वर्टेक्स हो गए, फिर ई एफ जी एंड दिस इज एच. सो दिस इज द क्यूब, और इस क्यूब के कारण आपको फ्लक्स कैलकुलेट करना है. इस क्यूब में जो है, इस क्यूब के हर एक फेस से फ्लक्स का कैलकुलेशन आपको करना है. You have to find that what will be the electric flux through each face of the cube. तो चलिए आगे देखते हैं. Let us see how we can proceed for such kind of question. देखो बेटे, तो इस क्वेश्चन में इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन जो दिया है उस पर ध्यान दीजिए, है ना. इलेक्ट्रिक फील्ड का जो एक्सप्रेशन है, व्हाट इज द एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड? इलेक्ट्रिक फील्ड इज 2x i कैप माइनस 3y j कैप प्लस 4z k कैप इंटू 10⁻³ न्यूटन पर कूलम. तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दिया हुआ है. So this is the expression of the electric field in this question. अब जरा आगे सोचते हैं कि हमें फ्लक्स निकालना है. 1 by 1 एक एक फेस को देखेंगे. ओके, तो चलिए बेटे हम लोग शुरुआत करते हैं ए बी सी डी से. ए बी सी डी को ध्यान से देखिए. ए बी सी डी, ये वाला जो फेस है वो आपको एक्स वाई दिख रहा है. एक्स वाई एक्सिस जो है बेटे उसके पैरेलल है ना. एक्स वाई देख लो यहाँ, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस. तो एक्स वाई एक्सिस मिल करके क्या बनाएंगे? एक्स वाई एक्सिस मिल करके एक्स वाई प्लेन बनाएंगे. सो यू विल सी दैट कि जो ए बी सी डी ये वाला फेस है वो एक्स वाई प्लेन के पैरेलल है. तो अगर एक्स वाई प्लेन के पैरेलल है तो उसके परपेंडिकुलर जो डायरेक्शन आएगा दैट इज द जेड डायरेक्शन, है ना. तो उसका यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा? के कैप. So what will be the area vector for this? This side is 20 centimeter. So the magnitude of area vector for each face, किसी भी एरिया वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड हो जाएगा that is 0.2 मीटर का स्क्वायर, यानी कि that is 0.04, that is you can say 4 into 10⁻⁻² मीटर स्क्वायर. सो 4 into 10⁻⁻² मीटर स्क्वायर जो है बेटे ये एरिया वेक्टर का मैग्नीट्यूड है. क्यूब है ना, तो क्यूब का जो भी फेस होगा हर एक फेस का एरिया बराबर होगा. एंड व्हाट विल बी द एरिया? एरिया विल बी 0.2 मीटर का होल स्क्वायर, दैट इज 4 into 10⁻⁻² मीटर स्क्वायर आएगा ना. 0.04 आएगा, 0.04. तो उसको जब आप करेंगे देन 0.04 यू विल गेट 4 into 10⁻⁻². तो ये मैग्नीट्यूड हो गया. तो अब अगर मैं फेस ए बी सी डी के लिए एरिया देखूं, एरिया वेक्टर ऑफ सिंस एरिया वेक्टर ऑफ ए बी सी डी, तो ए बी सी डी का बेटा एरिया वेक्टर क्या आ जाएगा? एरिया वेक्टर आ जाएगा 4 into 10⁻⁻² मीटर स्क्वायर के कैप. ओके, ये बात समझ रहे हैं? ध्यान से देखिए. ए बी सी डी, ए बी सी डी जो फेस है बेटा ये फेस आपको एक्स वाई प्लेन के पैरेलल है. एक्स वाई इसके पैरेलल है ना, इस तरीके से होगा. तो पैरेलल है तो इस एरिया वेक्टर क्या होता है? सरफेस एरिया के परपेंडिकुलर. तो ए बी सी डी के परपेंडिकुलर जो होगा वो जेड डायरेक्शन में होगा, बाहर की ओर होगा. एंड दैट इज व्हाई वी हैव टेकन
that area vector ABCD will be equal to 4 into 10 power minus 2 meter square into k cap. ओके तो ये हो गया, क्योंकि किसी वेक्टर को आप क्या लिखते हैं, वेक्टर को लिखते हैं मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट वेक्टर। तो बेटे क्यूब के हर एक फेस का एरिया जो होगा, एरिया का मैग्नीट्यूड हो जाएगा 4 into 10 to the power minus 2 मीटर स्क्वायर। और जो इसका क्यूब का जो फेस है आप देखो उसका एरिया वेक्टर क्या हो जाएगा, एरिया वेक्टर हो जाएगा आपका ABCD दैट इज मैग्नीट्यूड इज दिस मच, और इसका जो यूनिट वेक्टर आएगा इस एरिया का वो होगा k कैप। तो हमने एरिया वेक्टर निकाल लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड पता है, तो फ्लक्स क्या हो जाएगा, देयरफॉर द फ्लक्स थ्रू ABCD, बेटे ABCD एरिया से जो फ्लक्स हो जाएगा दैट विल बी द डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। तो एरिया वेक्टर का के साथ डॉट प्रोडक्ट ले लीजिए। अब जरा ध्यान से देखना, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म तो नहीं है, तो हमें इंटीग्रेशन करना पड़ सकता है, पर इस क्वेश्चन में जरूरत नहीं पड़ेगा इंटीग्रेशन का। ध्यान से देखो एरिया वेक्टर किधर है, एरिया वेक्टर के कैप के डायरेक्शन में है ना। तो हमारा जो फील्ड के कारण भी जो फ्लक्स होगा वो सिर्फ के कैप के कंपोनेंट के कारण होगा। डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला मालूम है ना बच्चों, डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, वेक्टर ए डॉट बी विल बी ax bx प्लस ay by प्लस az bz। तो देख लो एरिया वेक्टर को देखो ध्यान से, तो एरिया वेक्टर में आपका सिर्फ z कंपोनेंट है k कैप, तो सिर्फ ये वाला टर्म आएगा az bz, ये दोनों टर्म जीरो हो जाएंगे, है ना। तो यहाँ पर az bz का मतलब किसके साथ आएगा, 4z k कैप। तो अगर आप इस चीज को यहाँ पर करोगे, तो अगर आप डॉट प्रोडक्ट लोगे इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर का, तो क्या आ जाएगा 4 into 10 to the power minus 2, 4 into 10 to the power minus 2 into 4z into 10 to the power into 4z into 10 to the power 3, ये आ जाएगा। So how much it will be, it will be 16 into 10 160z, क्या आ जाएगा 160z। ओके तो 160z आ जाएगा बेटा, है ना। यूनिट क्या हो जाएगा, यूनिट ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, यहाँ मीटर स्क्वायर है और यहाँ न्यूटन पर कूलम है, तो फ्लक्स का यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। अब जरा जेड की वैल्यू देखते हैं, ध्यान दीजिएगा हम लोग किस फेस की बात कर रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं ABCD। तो ABCD के लिए जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो देखो ये पॉइंट देखो यहाँ पर है ना, तो इतना बड़ा होगा जेड, और ये लेंथ कितना है, दिस लेंथ HD इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर का क्या मतलब हुआ, दिस इज इक्वल टू 0.2 मीटर। यानी कि बेटे आप यहाँ पर क्या देखेंगे कि फेस ABCD के लिए, इस सरफेस के लिए, इस वाले सरफेस के लिए ABCD के लिए जेड की वैल्यू क्या हो जाती है, जेड की वैल्यू देख लो, ये जो है GC कहो या HD कहो, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी ABCD के लिए, ABCD फेस के लिए जो है आपको जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी, जेड की वैल्यू हो जाएगी 20 सेंटीमीटर दैट इज 0.2 मीटर। सो व्हाट यू विल पुट हियर इन प्लेस ऑफ जेड, you will put in place of z you will put 20 centimeter that is 0.2 meter. So this will be 160 into 0.2 newton meter square per coulomb. So how much you will get, this will be 32 newton meter square per coulomb. तो क्लियर है कैसे आया, हाँ बेटे कम ऑन टेल मी, किसी को कोई डाउट है इसमें, बताइए बच्चों। नो सर। सभी को क्लियर है बेटा, सर ये वाला सर 0.2 कहाँ से आया सर, 0.2 वेरी गुड, ध्यान दीजिए 0.2 कहां से आया, क्यूब है ना, क्यूब दिख रहा है, इस क्यूब पे आप कंसंट्रेट करो बेटे, है ना, इस क्यूब पे कंसंट्रेट करिए, मैं आपको समझा रहा हूं। इस क्यूब में हमने कौन सा फेस लिया है,
हमने फेस लिया, देखो ओरिजिन कहाँ पर है, ओरिजिन इस कॉर्नर पे है, ये वाला दिख रहा है एच पे है ओरिजिन, ठीक है। तो आपका जो क्यूब है, क्यूब का जो फेस है, ये वाला फेस देखो सरफेस ए बी सी डी, ए बी सी डी का जो पोजीशन है जेड के लॉन्ग कितना बाहर आया हुआ है ना। क्यूब का एक वर्टेक्स कहाँ है, ओरिजिन पर है, तो ओरिजिन से ये कितनी दूरी पर है ना, ये जेड एक्सिस हो गया ना, तो कितना बाहर आया हुआ है एबीसीडी, एबीसीडी 20 सेंटीमीटर बाहर आया हुआ है। ये वाला लेंथ कितना हो जाएगा, ये वाला लेंथ जो होगा वही तो जेड हो जाएगा एबीसीडी के लिए। जेड पोजीशन एबीसीडी का क्या हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, है ना। यानी कि जिस फेस के लिए हम फ्लक्स देख रहे हैं एबीसीडी के लिए, एबीसीडी से आप फ्लक्स देख रहे हो, और एबीसीडी के लिए जेड जेड कोऑर्डिनेट का वैल्यू क्या होगा, ध्यान से देखो। अगर इस सरफेस पे मैं कोई भी पॉइंट ले लूं तो उसके लिए जेड कंपोनेंट की, जेड कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या होगी, 20 सेंटीमीटर होगी। जैसे मान लो ये भी पॉइंट लेता हूं तो यहां से दूरी क्या होगा 20 सेंटीमीटर, ऑल द पॉइंट्स विल बी एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द एक्स वाई प्लेन। यानी कि एक्स वाई प्लेन से जो दूरी होती है ना उसको हम जेड कहते हैं। अगर किसी भी पॉइंट का एक्स वाई प्लेन से जो दूरी होगा वो क्या होगा, जेड 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 कोऑर्डिनेट के बराबर होता है। तो यहाँ पर इस प्लेन के लिए, इस प्लेन के लिए जेड कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, जेड कोऑर्डिनेट हो जाएगा आपका 20 सेंटीमीटर, दैट इज 0.2 मीटर। दिख रहा है, बोलो बेटे। सर। हाँ क्लियर है, क्यूब समझ रहे हैं क्यूब को, यस सर, यस सर। है ना। अब जैसे कि देखो मैं एक बुक के थ्रू आपको दिखाता हूँ, जैसे मान लो ये बुक है ना, ये बुक अगर आपको हो गया तो इसमें आप क्या देखेंगे, जैसे मान लो क्यूब की तरह मान लो है, ऑल्दो ये क्यूब नहीं है ना। थोड़ा सा चलो मैं थोड़ा एक डब्बा लेता हूँ, डब्बे से आप ज्यादा बेटर समझेंगे। ये डब्बा लेते हैं, ठीक है। इस डब्बे को देखो, है ना, तो ये आपको इस तरह से दिख रहा है डब्बा। तो मान लो कि हम इस फेस की बात कर रहे हैं, ये वाला फेस हो गया ना, यहाँ पर अगर मैं ऐसे रखूं तो एबीसीडी, तो ये वाला फेस हो गया बाहर वाला। तो अगर यहाँ पर ओरिजिन है तो इससे इस फेस की दूरी क्या होगी, वो इस साइड के बराबर हो जाएगी ना। तो ये जो साइड है ये ओरिजिन रहा ना, तो यहाँ से किसी भी पॉइंट की दूरी अगर आप देखेंगे इस सरफेस पे तो दैट विल बी 20 सेंटीमीटर, है ना। तो ये 20 सेंटीमीटर की दूरी पर हो जाएगा, ये इसके ऊपर लाई करने वाला कोई भी पॉइंट, ये एक्स वाई प्लेन अगर है तो एक्स वाई प्लेन से, तो एक्स वाई प्लेन से जो दूरी होती है उसे ही हम क्या कहते हैं, जेड कहते हैं। तो जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पर जेड की वैल्यू इस सरफेस के हर एक पॉइंट पे हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। सो दैट्स व्हाई वी हैव टेकन हियर 0.2 मीटर। ये बात क्लियर है, समझ रहे हैं। यस सर। ओके वेरी गुड। अब चलिए, अब मैं आपको इसी तरह से इसके पीछे वाले के कारण दिखाता हूं। मैं इस वाले फेस को आप चलो नोट कर लो पहले इसको, कम ऑन नोट डाउन दिस पार्ट, यू नोट डाउन। फिर मैं आपको इसके जस्ट पीछे वाले के लिए देखो, इसके पीछे वाला कौन सा है, ई एफ जी एच। तो ई एफ जी एच पीछे है, और लास्ट टाइम हमने क्या पढ़ा था, किसी भी क्लोज्ड सरफेस के लिए जो कि एक कंप्लीट वॉल्यूम को इंक्लोज करता है, उसके लिए हम हर एक पॉइंट पे एरिया वेक्टर का डायरेक्शन किधर लेते हैं, एरिया वेक्टर का जो डायरेक्शन होता है वो आउटवर्ड डायरेक्शन में होता है। तो सामने वाले के लिए तो आउटवर्ड इधर हो गया, लेकिन पीछे वाले के आउटवर्ड क्या हो जाएगा, बैक साइड, यानी कि माइनस जेड एक्सिस, है ना। तो चलिए पहले इसको आप लोग नोट डाउन करिए, फिर मैं उसको बताऊंगा फ्लक्स थ्रू ई एफ जी एच क्या आएगा। कम ऑन नोट इट डाउन बेटा।
कंप्लीट हो गया? Yes, sir. कंप्लीट? Yes, sir. ओके, अगर किसी का बचा है देन आई कैन स्टॉप, अदरवाइज मैं आगे बढ़ रहा हूं। तो आपने एबीसीडी के थ्रू फ्लक्स देखा। अब मैं एबीसीडी के जस्ट पीछे वाले की बात करता हूं। लेट मी टॉक अबाउट द साइड विच इज जस्ट अपोजिट टू सॉरी द फेस विच इज जस्ट अपोजिट टू एबीसीडी। तो उसकी बात करते हैं। तो एबीसीडी के अपोजिट कौन सा है? पीछे देखो बेटा, जो एबीसीडी सामने में उसके जस्ट पीछे कौन सा साइड फेस है? ई एफ जी एच। तो आपका क्या हो जाएगा? एरिया वेक्टर ऑफ ई एफ जी एच, एरिया वेक्टर ऑफ ई एफ जी एच जो हो जाएगा, यू कैन सी द एरिया वेक्टर ऑफ ई एफ जी एच। इसका भी देखो, ये वाला जो है इसकी मैं बात कर रहा हूं, ये वाला सरफेस दिख रहा है ना, जो पीछे वाला सरफेस है, बैक साइड में जो सरफेस है, हम उसकी बात कर रहे हैं। ई एफ जी एफ, इज इट क्लियर? तो ई एफ जी एच की बात कर रहे हैं। तो ये जो आपको दिख रहा है ई एफ जी एच, तो बेटे आप क्या देखोगे कि दिस सरफेस ई एफ जी एच, ई एफ जी एच जो है ये आपका एग्जैक्टली एक्स वाई प्लेन में लाई कर रहा है ना? तो अगर एग्जैक्टली एक्स वाई प्लेन में लाई कर रहा है तो उसके लिए एक्स वाई प्लेन के लिए जेड की वैल्यू क्या होती है? कोई भी पॉइंट अगर मैं एक्स वाई प्लेन में लूंगा तो किसी भी पॉइंट का जो जेड कोऑर्डिनेट हो जाएगा वो हो जाएगा 0। जेड कोऑर्डिनेट, ध्यान से सुनिए, द जेड कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट लाइंग इन द एक्स वाई प्लेन विल बी 0। ओके, ये बात समझते हैं? तो यहां देखिए 3D में सोच करके देखिए, समझ में आएगा। तो ई एफ जी एच का जो एरिया वेक्टर होगा, क्योंकि ये पीछे वाला साइड है, पीछे वाला सरफेस है, तो पीछे वाले सरफेस के लिए आउटवर्ड डायरेक्शन क्या होगा? बैक साइड होगा। बैक साइड मतलब जो बोर्ड के अपोजिट साइड में, बोर्ड के बैकवर्ड। तो जेड एक्सिस किधर है? बोर्ड के बाहर है। तो बैक साइड में कौन सा हो जाएगा? माइनस जेड, यानी कि जो यूनिट वेक्टर आएगा वो क्या आएगा? माइनस के कैप आएगा। तो यहाँ माइनस लग जाएगा ना बेटा, माइनस लग जाएगा। तो एरिया वेक्टर क्या हो जाएगा? द एरिया वेक्टर विल बी माइनस 4 इंटू 10⁻⁻² मीटर स्क्वायर के कैप, है ना? क्योंकि डायरेक्शन किधर है? माइनस के कैप के अलॉन्ग है। अब आप फ्लक्स निकालेंगे, यहाँ पर हमने किसका लिया था? लास्ट टाइम हमने एबीसीडी लिया था ना, एबीसीडी मेंशन कर लेना। अब हम बात कर रहे हैं किसके लिए? ई एफ जी एच के लिए, ई एफ जी एच। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे किसका ये एरिया वेक्टर आ जाएगा? एरिया वेक्टर भी आ जाएगा ई एफ जी एच का। तो जरा ध्यान दीजिए कि ई एफ जी एच का जो एरिया वेक्टर है वो आपको जब आप यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो अगेन ई एफ जी एच के एरिया वेक्टर में देखो क्या है? के कैप है ना, के कैप है। तो क्या होता है डॉट प्रोडक्ट? एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। तो यहाँ देख लो, इसमें आई कैप और जे कैप तो है नहीं, तो आई कैप और जे कैप के साथ क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा ना, तो 0 हो जाएगा। तो बस के कैप वाला बचेगा डॉट प्रोडक्ट में। तो डॉट प्रोडक्ट लेकर के क्या हो जाएगा? यहां से आएगा 4z, यहां से क्या आएगा बेटा? 4z, और यहां से आएगा माइनस 4 इंटू 10⁻⁻²। तो अब मैं इसको फिर से सॉल्व कर रहा हूं, देखो ध्यान दीजिएगा सभी कोई। जब मैं डॉट प्रोडक्ट लूंगा तो क्या आएगा? एवरीवन बी केयरफुल, फोकस हियर। तो देखना बेटे, आप कर रहे हैं एरिया वेक्टर, तो यहाँ क्या हो जाएगा? आई कैप, और यहाँ तो आई कैप में 0 है, तो 2x इंटू 0 0 माइनस 3y इंटू 0, क्योंकि यहाँ जे कैप भी नहीं है तो 0, और के कैप में क्या हो जाएगा? 4z। अभी बस इलेक्ट्रिक ऊपर फील्ड आ आ रहा है, जाएगा 4z इंटू 10⁻3 देना आएगा, 4z इंटू 10⁻3। अब जरा ध्यान दीजिए, 4z इंटू 10⁻3 आ गया, और यहाँ से क्या आ जाएगा? ई एफ जी एच के लिए
एरिया वेक्टर का जो आ जाएगा के कैप में वो आ जाएगा माइनस, माइनस साइन को भूलना नहीं है, तो -4 इंटू 10⁻⁻⁻2 ये आ जाएगा 4 इंटू 10⁻⁻2। ठीक है, तो ये क्या हो गया -160 Z है ना, तो ये आ जाएगा 160 Z, तो 160 Z हो जाएगा। ठीक है, अब जरा सोचो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। बेटे Z की वैल्यू क्या होगी, बताइए Z की वैल्यू क्या होगी, कम ऑन टेल मी। 0 sir. 0.0 0.2 0.2 कैसे होगा बेटा, EFGH के लिए बताओ, EFGH के लिए देखो, अच्छे से देखो, EFGH पे अपनी जीरो। हाँ EFGH पे बेटा अपनी आंखों को, सभी को EFGH पे बस फोकस करिए। EFGH की दूरी कितनी है XY प्लेन से, EFGH खुद ही XY प्लेन में लाई कर रहा है ना बेटा, तो Yes, sir. EFGH अगर XY प्लेन में लाई कर रहा है तो XY प्लेन के हर एक पॉइंट के लिए Z कोऑर्डिनेट 0 होता है ना बेटे, तो यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों, 0 हो Zero. जाएगा। ओके, सो अब सबको समझ में आ गया 0, Yes, sir. वेरी गुड। तो अगर 0 सभी को समझ में आ रहा है, कोई कंफ्यूजन है तो बोलिए आई विल ट्राई विद सम मोर वेज, है ना। तो यहाँ पर जैसे ही आप 0 रखेंगे तो फ्लक्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, दिख रहा है। तो इस तरह से आपने EFGH से भी फ्लक्स निकाल लिया। कम ऑन नोट इट डाउन, एक और फेस मैं बताऊंगा फिर बाकी आप खुद कर लेंगे, है ना, मैं हिंट दे दूंगा बाकी सब आप कर लेंगे। कम ऑन डू इट, कर लो बेटे, इसको कंप्लीट कर लो। चलो देखो बेटा, कंप्लीट कर लो इसको, प्लीज कंप्लीट दिस सॉल्यूशन। फिर मैं एक और फेस की बात करूंगा, उसके बाद आप खुद कर लेंगे सारा, है ना। सर हो गया। ओके वेरी गुड, सभी बच्चों का हो गया। मैं इसको रब कर रहा हूं बेटा, आई एम Yes, गोइंग sir. टू रब दिस। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ मैं बोल नहीं रहा हूं, अब मैं बोलूंगा तो आवाज आएगी बेटे। आई वॉज जस्ट कंप्लीटिंग द डायग्राम। अब आ रही है आवाज, अब आवाज आ रही है बेटा। यस सर। Actually I was silent, that's why my sound was not coming to you. Sir, I thought Ayush video was coming, so I thought. Yeah, okay, don't worry. ओके देखो मेरे बच्चों, अब जो है मैंने डायग्राम को फिर से बना दिया, है ना। सो आई वॉज जस्ट साइलेंट इन ऑर्डर टू कंप्लीट द डायग्राम, नाउ आई विल स्पीक। सी अब हम लोग ले रहे हैं, अच्छा एक पॉइंट छूट गया है ना बेटा, A B C D। चलिए देखिए, अब जो है हमने ABCD और EFGH से फ्लक्स निकाला। आई थिंक अब आप सब कोई कर सकते हैं, बट स्टिल मैं एक और समझा दूं आप लोगों को। चलो मैं ले लेता हूं यहाँ पर
BCGF। देख रहे हो, ध्यान से देखो, बी, सभी कोई फोकस करना, BCGF। तो BCGF पे सभी कोई फोकस करिए। लेट मी शेड दिस सरफेस। तो मैं बात कर रहा हूं BCGF की, इसकी बात कर रहा हूं। ये देखो जो शेडेड वाला है, दिखा बाबू सभी को, देख लो बेटा, आई एम टॉकिंग अबाउट BCGF। ओके, ध्यान दीजिएगा, आई एम टॉकिंग अबाउट BCGF। तो BCGF सभी को दिख रहा है ना। BCGF का भी शेप कैसा होगा, स्क्वायर होगा, और इसके जो साइड होंगे डेट इज 20 सेंटीमीटर। तो क्या हो जाएगा, क्योंकि 20 सेंटीमीटर का साइड है, तो एरिया वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड हो जाएगा वो सरफेस एरिया के बराबर होता है। और इस स्क्वायर का भी, BCGF का भी जो सरफेस एरिया होगा वो 0.2 मीटर का स्क्वायर होगा, that is 4 into 10 to the power minus 2 मीटर स्क्वायर। समझ रहे हैं बेटा, तो ये बात समझ में आ गया, एरिया वेक्टर का मैग्नीट्यूड यही होगा। अच्छा, आप लोग मुझे बताएंगे कि इसका यूनिट वेक्टर किधर होगा, व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर BCGF। बताओ बच्चों, BCGF एरिया का, एरिया वेक्टर का डायरेक्शन किधर होगा। सर एक्स एक्सिस पे। वेरी गुड, एक्स में किधर लेंगे, पॉजिटिव एक्स या निगेटिव एक्स। पॉजिटिव एक्स। वेरी पॉजिटिव। गुड, है ना। तो दिख रहा है आउटवर्ड होता है ना क्लोज सरफेस एरिया के लिए, यही गॉस लॉ में काम आएगा। किसी भी क्लोज सरफेस एरिया का एरिया वेक्टर आउटवर्ड लेते हैं। तो यहाँ मैं आपको बना करके भी दिखा सकता हूँ, है ना। तो इसका जो एरिया वेक्टर होगा वो इस डायरेक्शन में होगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, दिस इज एरिया वेक्टर ऑफ BCGF, है ना बेटा। और अब ये बताओ कि अगर मैं इसके एरिया वेक्टर को लिख रहा हूं बेटे, तो एरिया वेक्टर पॉजिटिव एक्स में है, तो क्या आ जाएगा, ये 4 into 10 to the power minus 2 मीटर स्क्वायर इज द मैग्नीट्यूड, और इसका यूनिट वेक्टर हो गया आई कैप। इज इट क्लियर। तो ये हो गया आपका एरिया वेक्टर। देयरफॉर फ्लक्स क्या हो जाएगा बच्चों, फ्लक्स थ्रू BCGF। देखना बेटे, फ्लक्स थ्रू BCGF, फिर से डॉट प्रोडक्ट लीजिए, है ना। तो एरिया इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लेंगे। तो जैसे ही आप इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो क्या हो जाएगा। हम ऐसा इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि देखो बेटा, BCGF से जो फ्लक्स है वो किस पे डिपेंड करेगा, क्योंकि यहाँ आई कैप आ रहा है तो आई कैप के ऊपर डिपेंड करेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो एक्स कंपोनेंट है वो एक्स पे डिपेंड कर रहा है ना, एक्स पे डिपेंड कर रहा है। तो देखने में तो वेरिएबल लग रहा है, लेकिन आप जरा ध्यान दीजिए, सभी को ध्यान दीजिए, ये जो सरफेस है BCGF, सभी को इस सरफेस पे फोकस करो। ये सरफेस आपको YZ प्लेन के पैरेलल है ना, YZ प्लेन के पैरेलल है। ये वाला सरफेस है ना, तो ये YZ प्लेन के पैरेलल है, और YZ प्लेन से इसकी दूरी कितनी हो जाएगी, 20 सेंटीमीटर हो जाएगी, HG के बराबर। तो 20 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो अगर आप B, ध्यान से सुनना मैं जो बोल रहा हूं, अगर मैं यहाँ पर BCGF इस स्क्वायर पे कोई भी पॉइंट लूंगा तो उस पॉइंट की दूरी YZ प्लेन से 20 सेंटीमीटर ही होगी। इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो BCGF एरिया है, इस सरफेस एरिया के किसी भी पॉइंट के लिए एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू सिर्फ और सिर्फ 20 सेंटीमीटर है, विच इज कांस्टेंट। तो यदि मैं यहाँ पे 20 सेंटीमीटर रख दूंगा तो जिस कंपोनेंट ऑफ फील्ड के कारण, ध्यान से सुनो, जिस कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण फ्लक्स हो रहा है इस एरिया से, वो कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इस सरफेस एरिया के हर एक पॉइंट पे कांस्टेंट है ना। दैट्स व्हाई वी आर डूइंग इट डायरेक्ट डॉट प्रोडक्ट, वी डोंट नीड एनी इंटीग्रेशन टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। क्लियर हुआ, इसीलिए हम पीछे भी किए थे तो डायरेक्ट हमने डॉट प्रोडक्ट लिया था। तो अब आइए डॉट प्रोडक्ट लेते हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2x आई कैप, तो ये हो गया 2x
इंटू 10⁻3, इसको भूलना नहीं है, लास्ट में लिखा हुआ है, इसको भूलना नहीं है, मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो गया आई कैप, और यहाँ भी आई कैप है तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, दैट इज 4 इंटू 10⁻², है ना। तो बेटा कितना आ जाएगा ये हो गया 880x न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। एंड व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ x? कम ऑन स्टूडेंट्स, टेल मी व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ x? 0.2 sir. 0.2 मीटर होगा, तो यहाँ हम 0.2 रखेंगे, बिल्कुल सही बात है। तो बेटा यहाँ 0.2 रखिए, सो व्हाट यू विल गेट 80 इंटू 0.2 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। सो हाउ मच यू विल गेट? दिस विल बी 16 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। सभी को क्लियर है ये? तो अगर Yes, क्लियर sir. है तो इसको नोट डाउन कर लो, अगर कोई डाउट है तो पूछ लो। कम ऑन, नोट इट डाउन। समझते हुए नोट करो बेटे। अच्छा बच्चों, अब मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए आप लोग। अब मैं कौन सा एरिया लेने जा रहा हूं? ADHE। देखो, आई एम टॉकिंग अबाउट फ्लक्स थ्रू ADHE। ठीक है, ध्यान से देखो, ADHE एरिया पे नजर डालिए आप लोग। आप लोग अपने आंखों को फोकस करो ADHE पर। दिस इज A, this is D, this is H and this point is E। तो ADHE पे सभी कोई फोकस करिए, ADHE। तो बेटा ADHE जो है वो किस प्लेन में लाई कर रहा है? ADHE किस प्लेन में लाई कर रहा है? बताओ, XY YZ ZX किस प्लेन में लाई कर रहा है ADHE? YZ plane, sir. YZ प्लेन। ठीक है, तो जैसे ये भी YZ प्लेन के पैरेलल था, तो ये भी YZ प्लेन में लाई कर रहा है, तो इसमें इसका भी जो जीरो हो जाएगा एरिया वेक्टर किधर होगा? कम ऑन टेल मी, व्हाट विल बी द माइनस डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर? माइनस आई कैप। माइनस आई कैप, वेरी गुड। सो द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर विल बी माइनस आई कैप। इसका एरिया वेक्टर इधर हो जाएगा। ये भी बात बिल्कुल सही आपने बताया। तो यहाँ जो फ्लक्स का फॉर्मूला आएगा यहाँ माइनस लग जाएगा। तो यस बेटे अब सर। लास्ट क्वेश्चन बताइए, x की वैल्यू क्या आएगी? जीरो 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 ADHE के लिए x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0 आ जीरो। जाएगी। बहुत अच्छी बात। तो चलिए अब आप ये बताइए कि जो ADHE से फ्लक्स होगा वो क्या हो जाएगा? जीरो। Very good. So the flux through ADHE will be 0 Newton meter square per coulomb, है ना? So the flux through ADHE will be 0 Newton meter square per coulomb, that is 0 flux. Is it clear? समझ गए? अब आप 4 फेस से निकाल चुके हैं। अब आप बाकी दो देखो, ये ऊपर वाला जो सरफेस है दिख रहा है सभी को? यस सर। ऊपर वाला सरफेस है, दैट इज ABFE। ABFE से भी फ्लक्स आप निकाल सकते हैं, कर सकते हैं बेटे? यस सर। इसका एरिया वेक्टर किधर होगा ABFE का? कम ऑन टेल मी। पॉजिटिव जे कैप। Y sir. पॉजिटिव वाई, बहुत अच्छी बात। चलिए अब अगला क्वेश्चन बताइए कि निगेट CDHG जो नीचे वाला है, CDHE का एरिया वेक्टर किधर होगा? निगेटिव जे कैप। Minus Y. माइनस वाई, डेट इज माइनस जे कैप आएगा यूनिट वेक्टर। वेरी गुड। और CDHE से फिर से फ्लक्स 0 हो जाएगा
और इससे जब फ्लक्स निकालेंगे तो वाई एक्सिस का, क्योंकि जे कैप में एरिया वेक्टर वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी 20 सेंटीमीटर, दैट इज 0.2 मीटर। कर लेंगे सभी कोई? Yes, sir. ओके बेटे, एवरी Yes, स्टूडेंट कैन डू sir. दिस। Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड। चलिए तो अब हम लोग समझ चुके हैं, इस क्वेश्चन को करना हमें आता है ना बेटा? अब इस क्वेश्चन को आप कर सकते हैं। यहाँ पे माइनस साइन है, इसका ध्यान रखिएगा। सो नाउ यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। सो आई एम मूविंग अहेड ऑफ दिस क्वेश्चन नाउ। और अब जो है फ्लक्स आपको एक लेवल तक कैलकुलेट करना आता है। अभी भी फ्लक्स के क्वेश्चंस मुझे और डिस्कस करने हैं, बट दैट आई विल डिस्कस आफ्टर डिस्कशन ऑफ गॉसेस लॉ। तो अब जो है बच्चों, हम लोग गॉसेस लॉ को स्टडी करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। ओके, सो जस्ट you finish this, think on it, and after 2 minutes I am going to start the Gauss's law. हाँ, कुछ कहना चाह रहे हैं? चलिए ठीक है बेटे, तो गॉसेस लॉ स्टार्ट करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा बेटे, वी आर गोइंग टू डिस्कस अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक नाउ विच इज गॉसेस लॉ। बहुत ही मजेदार और इंटरेस्टिंग टॉपिक है गॉसेस लॉ, है ना? थोड़ा समय लगेगा समझने में, बट आप समझ जाएंगे और उसके बाद आपको बहुत ही मजा आएगा इसमें। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, गॉसेस लॉ। देखो बेटा, गॉसेस लॉ कहता है कि किसी भी क्लोज्ड सरफेस एरिया, है ना, ध्यान से समझो, मैंने क्या वर्ड यूज किया? क्लोज्ड सरफेस एरिया। क्लोज्ड सरफेस एरिया के बारे में मैंने क्या बताया था कि क्लोज्ड सरफेस एरिया का मतलब है एक ऐसा सरफेस एरिया जो कि एक वॉल्यूम को इनक्लोज कर रहा हो। इट मींस अ वॉल्यूम इनक्लोजिंग सरफेस एरिया। इज इट क्लियर? तो बेटे, किसी भी वॉल्यूम इनक्लोजिंग सरफेस एरिया जिसको हम क्लोज्ड सरफेस एरिया कह सकते हैं, उसके थ्रू नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना पास करेगा, ये बताता है आपका गॉसेस लॉ। व्हाट विल बी द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू
द क्लोज्ड सरफेस एरिया, ये बताता है आपका गॉसेस लॉ। तो क्या कहता है ये गॉसेस लॉ, सुनो, किसी भी क्लोज्ड सरफेस एरिया की बात करता है। किसी भी का मतलब कि कैसा भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि यूनिफॉर्म शेप हो, जरूरी नहीं है कि स्फेयर हो, जरूरी नहीं है कि सिलेंडर हो, जरूरी नहीं है कि क्यूब हो, है ना, कैसा भी इरेगुलर शेप भी हो सकता है। बी केयरफुल, द ओनली क्राइटेरिया इज दैट कि क्लोज्ड सरफेस एरिया होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एक ऐसा सरफेस एरिया जो हर तरफ से क्लोज्ड हो, एक वॉल्यूम को इनक्लोज कर रहा हो। तो वैसे सरफेस एरिया से फ्लक्स के बारे में बताता है गॉसेस लॉ। व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ गॉसेस लॉ? नाउ आई एम गोइंग टू राइट दिस स्टेटमेंट, द डेफिनेशन ऑफ गॉसेस लॉ। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, अभी कभी याद कर लेना है और समझ भी लेना है। ध्यान देना मेरे बच्चों, क्या कहता है ये गॉसेस लॉ? स्टेट्स दैट Gauss's law states that Gauss's law states that the flux of electric field, the flux of electric field through any closed surface area is equal to through any closed surface area is equal to through any closed surface area through any closed surface area is equal to कितना हो जाएगा? नेट फ्लक्स, ध्यान से देखिए, फाई नेट फ्लक्स को फाई से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दिस इज क्यू इनसाइड, है ना, क्यू सबस्क्रिप्ट में मैं लिख रहा हूं इनसाइड, या क्यू इन भी कह सकते हैं, डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, वेयर Q inside is equal to net electric charge inside the closed surface. It is equal to net electric charge inside the closed surface, और एप्सिलॉन नॉट को तो आप जानते ही हैं, एंड एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 8.85 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है ना, सॉरी छूट गया, इंटू 10 टू द पावर -12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, एंड इज कॉल्ड क्या कहते हैं इसको? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। चलो बेटा, तो जब आपको कोई भी गॉसेस लॉ का डेफिनेशन पूछे तो ये पूरी बात लिखेंगे, है ना, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे इसमें से,
सारी बातों को यहाँ पर मेंशन करेंगे। गॉसेस लॉ को अगर एक्सप्लेन करने कोई कहे तो गॉसेस लॉ क्या कहता है? गॉसेस लॉ स्टेट्स दैट द फ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज्ड सरफेस, एनी मतलब कैसा भी क्लोज सरफेस हो, सबके लिए ये ट्रू है, थ्रू एनी क्लोज्ड सरफेस एरिया इज इक्वल टू फाई नेट, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल टू क्यू इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट, जहां पर क्यू इनसाइड क्या है? क्यू इनसाइड इज नेट इलेक्ट्रिक चार्ज इनसाइड द क्लोज सरफेस, उसके अंदर में जितना होगा नेट, यानी कि प्लस माइनस सबको देखेंगे, है ना। मान लो एक है 10 माइक्रोकूलम और एक है -4 माइक्रोकूलम, तो 10 माइक्रोकूलम और -4 को मिला के नेट कितना हो जाएगा? 10 - 4 दैट इज 6 माइक्रोकूलम, है ना। तो माइनस साइन का भी है तो उसको भी लेंगे, माइनस के साथ ही लेंगे, है ना। तो बेटा नेट चार्ज की बात होती है, सो क्यू इनसाइड इज नेट इलेक्ट्रिक चार्ज इनसाइड द क्लोज सरफेस एंड एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस एंड वैल्यू यू नो 8.85 into 10 to the power -12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, है ना। आपको मालूम है ना के क्या होता है? जो आपने कूलम्स लॉ में पढ़ा था, के वाज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना बेटा। तो यहीं से ये आता है, तो एप्सिलॉन नॉट क्या हो जाएगा? एप्सिलॉन नॉट यहां से क्या हो जाएगा? 1/4 पाई के, 1/4 पाई के। अब आपको 4 का वैल्यू पता ही है, पाई होता है 3.14 के आसपास, और के 9 into 10 to the power 9। जब आप सारी चीजों को रखेंगे यू विल गेट 8.85 into 10 power -12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। देख लो के डिनोमिनेटर में आ गया ना, के का यूनिट होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, के होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर होता है ना। तो के इज इक्वल टू न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम है ना। तो वो चीज, तो यहाँ क्या हो जाएगा? ये उलट जाएगा, तो क्या आ जाएगा आपका? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर के जगह ये क्या आ जाएगा? कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, है ना। रेसिप्रोकल हो गया तो उलट जाएगा, तो इसको आप देख सकते हैं। चलिए बेटा नोट कर लो इसको। गॉस लॉ का स्टेटमेंट समझ में आया? समझ में आ रहा है क्या कह रहा है ये? कुछ गया दिमाग में? Yes, sir. ओके, अब मैं एक्सप्लेन करूंगा तो और क्लियर होगा। अभी इसको पहले नोट करो बेटा, नोट करो, 2 बार याद करो पहले, उसके बाद मैं आपको इसका एक्सप्लेनेशन समझाता हूँ अलग अलग एग्जाम्पल लेके, और फिर इससे रिलेटेड एप्लीकेशंस भी देखेंगे। कम ऑन एवरीवन, नोट डाउन द स्टेटमेंट ऑफ गॉसेस लॉ फर्स्ट ऑफ ऑल।
हो गया बेटे बच्चों, कंप्लीटेड? यस सर, हो गया। ओके, वेरी गुड। तो स्टेटमेंट आप लोगों ने लिख लिया, और ये जो स्टेटमेंट है बच्चे, इसको अच्छे से याद कर लेना। गॉस लॉ का स्टेटमेंट जो है वो बहुत जरूरी है याद करना। अब यहाँ पर मैं एक एक चीजों को समझाता हूँ। देखो, फ्लक्स जो है, फ्लक्स का वैल्यू हो गया क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये क्या कहता है गॉस लॉ? गॉस लॉ ये बताता है कि किसी भी क्लोज्ड सरफेस एरिया से टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा। तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होगा किसी भी क्लोज्ड सरफेस एरिया से, वो सिर्फ उस चार्ज पे डिपेंड करेगा जो कि क्लोज्ड सरफेस एरिया के अंदर है, नेट चार्ज पे। और क्लोज्ड सरफेस एरिया के बाहर अगर कोई चार्ज है तो उसके ऊपर नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द क्लोज सरफेस एरिया डिपेंड नहीं करेगा, है ना। अब इस बात को समझने में थोड़ा समय लगेगा, और हम लोग इसको आज की क्लास में कोशिश करेंगे कि पूरी तरह से समझ जाए। जरूरत पड़ी तो अगले क्लास में भी समझेंगे, है ना। लेकिन इसको पूरा समझना है अच्छे से, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा। ओके, गॉस लॉ समझ में आ गया? समझो ये चैप्टर खत्म। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और गॉस लॉ को समझने की कोशिश करते हैं। स्टेटमेंट आपके दिमाग में है। देखना बच्चों, यहां पर हमने नेट फ्लक्स की बात की है। अच्छा, किसी भी सरफेस एरिया से फ्लक्स कैसे होता है? देखो, क्लोज सरफेस एरिया जो भी होगा, इरेगुलर शेप हो या रेगुलर हो, एक प्लेन में तो नहीं हो सकता, है ना। तो जनरल हम लोग जो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का डेफिनेशन यूज करते हैं, ई डॉट डी ए, ई डॉट डी ए या ई डॉट डी एस, एस से भी सरफेस एरिया को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, है ना। लेकिन गॉस लॉ में बेटा आप कहां से ले रहे हैं फ्लक्स? यू आर टेकिंग द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस एरिया। तो इस बात को रिप्रेजेंट करने के लिए कि जो हम नेट फ्लक्स देख रहे हैं, नेट फ्लक्स हम क्लोज्ड सरफेस एरिया से देख रहे हैं, इसको बताने के लिए हम लोग एक क्लोज्ड सिंबल बना देते हैं इंटीग्रेशन के साइन के ऊपर। तो बेटा इंटीग्रेशन का ये वाला साइन और ये वाला साइन बोथ मीन्स सेम, बोथ मीन्स सेम, दोनों ही इंटीग्रेशन है, दोनों में कोई फर्क नहीं है। बस रिप्रेजेंटेशन का फर्क है कि ये हम सिंबल जो है किसी भी जगह इंटीग्रेशन में यूज कर सकते हैं, लेकिन इस सिंबल को हम वही इंटीग्रेशन में यूज करते हैं जहां भी क्लोज्ड सरफेस पे इंटीग्रेशन हो रहा है ना, क्लोज्ड बाउंड्री पे इंटीग्रेशन हो रहा है। तो यहाँ पे आप सरफेस एरिया पे इंटीग्रेशन कर रहे हैं। देखो डीए आ रहा है ना, डीए मींस एरिया में इंटीग्रेशन कर रहे हैं। तो एरिया में कैसे एरिया से फ्लक्स आप निकाल रहे हैं? क्लोज्ड सरफेस एरिया से। तो इस सिंबल से कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको। इस सिंबल का सिर्फ इतना मतलब है कि जो फ्लक्स कैलकुलेशन किया जा रहा है, द फ्लक्स कैलकुलेशन इज डन थ्रू क्लोज्ड सरफेस एरिया। तो ये तो फ्लक्स का डेफिनेशन ही है, बस इतना ही रिप्रेजेंट कर रहा है एक्स्ट्रा कि ये फ्लक्स जो आप देख रहे हैं, नेट फ्लक्स कहां से देख रहे हैं? क्लोज सरफेस एरिया से। गॉस लॉ क्या कहता है कि ये जो नेट फ्लक्स है ना, ये जो नेट फ्लक्स है वो क्या होगा? गॉस लॉ कहता है कि नेट फ्लक्स विल बी क्यू इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। दिस इज गॉस लॉ। ये जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट आपका क्या है? गॉसेस लॉ है। ओके, गॉसेस लॉ है। ये क्या है? ये तो फ्लक्स का डेफिनेशन है, डेफिनेशन ऑफ फ्लक्स या एक्सप्रेशन ऑफ फ्लक्स। सो दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ फ्लक्स, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ फ्लक्स। और गॉस लॉ बताता है कि यदि आपका फ्लक्स किसी क्लोज सरफेस एरिया से निकाल रहे हो तो क्लोज सरफेस एरिया से फ्लक्स कितना होगा? क्लोज सरफेस एरिया से फ्लक्स होगा क्यू इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो क्यू इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट गॉस लॉ है, ना कि ये गॉस लॉ है। ये तो फ्लक्स का डेफिनेशन है बेटे, ध्यान रखना ये कि दिस इज द डेफिनेशन ऑफ फ्लक्स, है ना। ये बात आपको समझ में आ गया? तो चलिए इसको आप एक बार नोट कर लीजिए, फिर हम इसको और
समझेंगे इसके बारे में, बारीकी से चीजों को समझेंगे। सो प्लीज नोट इट डाउन, नोट डाउन दिस एक्सप्रेशन क्विकली, जल्दी करो बेटे। नोट कर लिया? अब हम लोग जानेंगे सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। देख लो नाम ही है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो थोड़ा फोकस रहिएगा। सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग गॉसेस लॉ। नाउ वी विल नो अबाउट सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग गॉसेस लॉ। तो आओ बेटे, सबसे पहले गॉस लॉ का जो एक्सप्रेशन है उसको एक बार फिर से लिख लिया जाए, है ना। तो गॉस लॉ कहता है कि नेट फ्लक्स, नेट फ्लक्स कहां से? क्लोज सरफेस एरिया से। तो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फ्लक्स का क्या होता है? ई डॉट डी ए। सो ई डॉट डी ए, ये गॉस लॉ नहीं है, ये तो फ्लक्स का फॉर्मूला है ना। नेट फ्लक्स हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी ए, ये तो फ्लक्स का फॉर्मूला है। गॉस लॉ क्या कहता है? गॉस लॉ कहता है कि ये जो फ्लक्स है, जो फॉर्मूले से आप फ्लक्स निकालना चाह रहे हैं उसको आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं। अगर किसी क्लोज सरफेस एरिया से फ्लक्स देखो तो कितना हो जाएगा? Q इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। Q इन शॉर्ट में लिख देते हैं। So this will be, the net flux will be Q inside by epsilon naught। क्लियर है? तो नेट फ्लक्स आपका हो जाएगा Q inside by epsilon naught, है ना। अब यहाँ पे कुछ बातों को समझना जरूरी है कि ये क्या कहना चाह रहा है। देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड है। ओके, तो गॉस लॉ में बेटे हम क्या कर रहे हैं? इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल रहे हैं थ्रू अ क्लोज सरफेस एरिया। तो जिस इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसका निकाल रहे हैं? यहाँ पर फ्लक्स कैलकुलेट कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, है ना बेटे। तो जिस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का आप फ्लक्स कैलकुलेट कर रहे हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किस चार्ज का है? वो सभी चार्जेज का है, चाहे वो चार्ज आपको क्लोज सरफेस के अंदर में मौजूद हो या क्लोज सरफेस के बाहर में मौजूद हो, इन सभी चार्जेज के कारण ही इलेक्ट्रिक फील्ड है। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट करिए आप लोग। द फ्लक्स given by Gauss's law is due to all the charges, due to all the charges, the flux given by Gauss's law is due to एक चीज छूट गया, ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ऑल द चार्जेज। ऑल द चार्जेज का मतलब दैट इज, ऑल द चार्ज का मतलब क्या हो गया? दैट इज inside as well as outside the closed surface, that is inside as well as outside the closed surface। कंफ्यूज नहीं होना है, दिमाग में बैठाओ, है ना। ये जिस इलेक्ट्रिक फील्ड का फ्लक्स आप निकाल रहे हैं यूजिंग द गॉसेस लॉ, देखो फ्लक्स किसका निकलता है? इलेक्ट्रिक फील्ड का निकलता है।
है ना। जब भी आप फ्लक्स निकालते हैं किसका निकालते हैं, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का निकालते हैं। और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किसके कारण होगा, सभी चार्ज के कारण होगा, है ना, कोई भी चार्ज छूटना नहीं चाहिए, है ना। जिस जिस चार्ज के कारण स्पेस में किसी पॉइंट पे जहां पे आप फ्लक्स निकाल रहे हैं वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, उन सभी चार्जेस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, है ना। तो इसका मतलब जिस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का आप फ्लक्स कैलकुलेट कर रहे हो यूजिंग द गॉसेस लॉ, वो इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। द फ्लक्स गिवन बाय द गॉसेस लॉ इज ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, किस इलेक्ट्रिक फील्ड का, ऑफ ऑल द चार्जेस। ऑल मतलब कौन से आ जाएंगे, दैट इज इनसाइड एज वेल एज आउटसाइड द क्लोज सरफेस, इवन ऑन द सरफेस ऑफ क्लोज सरफेस, जहां भी हो, चाहे इनसाइड हो आउटसाइड हो सरफेस पे हो, सभी के कारण। ओके, अब सरफेस की थिकनेस क्या होती है, जीरो, एकदम जीरो सरफेस का थिकनेस होता है, तो या तो इनसाइड मानोगे या आउटसाइड मानोगे, है ना। So the flux given by the Gauss's law is due to electric field of all the charges that is inside as well as outside the closed surface. ये बात समझ गए, हाँ, तो दिमाग में रखना है। ओके, दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है बेटे, दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपको, एक तो ये समझ गया, फ्लक्स जो है, ओके, फ्लक्स होता तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड का है, फ्लक्स है तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड का जो कि नेट चार्ज के कारण आया है, लेकिन जो नेट फ्लक्स होगा, नेट फ्लक्स में जो कंट्रीब्यूशन होता है ना, वो किसका होता है, सिर्फ इनसाइड चार्ज का, यानी कि नेट फ्लक्स जो डिपेंड करता है वो सिर्फ इनसाइड चार्ज पे डिपेंड करता है। वही बताता है गॉसेस लॉ कि नेट फ्लक्स इज इक्वल टू क्यू इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। नेट फ्लक्स किसका है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड का फ्लक्स है जो कि ड्यू टू ऑल द चार्जेज है, लेकिन उस इलेक्ट्रिक फील्ड का फ्लक्स किस पे डिपेंड करता है, ऑन द इनसाइड चार्ज ओनली। तो ये भी बात आपको देखना है कि द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स, द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस, ध्यान से सुनो, एनी क्लोज सरफेस, इस पे भी अगला पॉइंट आएगा। द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस डिपेंड्स ऑन charges inside the closed surface only। किस पे डिपेंड करता है, ऑन द चार्जेज इनसाइड द क्लोज्ड सरफेस ओनली। ये बात समझ गए। चलिए अब तीसरा पॉइंट जानते हैं। तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है, एनी क्लोज्ड सरफेस, यानी कि गॉसेस लॉ जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स बता रहा है, जरूरी नहीं कि सिमेट्रिक सरफेस हो, बिल्कुल स्फेरिकल हो, बिल्कुल स्क्वायर हो, कैसा भी सरफेस हो सकता है ना। एनी आर्बिट्ररी शेप्ड सरफेस, हाईली इरेगुलर, रेगुलर, सिमेट्रिक, अनसिमेट्रिक, कैसा भी सरफेस है, द ओनली क्राइटेरिया इज दैट कि क्लोज्ड सरफेस होना चाहिए। क्लोज सरफेस से गॉसेस लॉ फ्लक्स बताता है। ठीक है बेटे, तो याद रखो, द गॉसेस लॉ, द गॉसेस लॉ gives the electric flux, Gauss's law gives the electric flux, the electric flux through any arbitrary shaped closed
सरफेस, किसी भी आर्बिट्रेरी शेप के क्लोज सरफेस से गॉसेस लॉ इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताता है, क्लोज्ड होना बस कंपलसरी है। ओके, यानी कि सिमेट्रिसिटी ऑफ द क्लोज सरफेस, ध्यान से सुनना, सिमेट्रिसिटी ऑफ द क्लोज सरफेस इज नॉट एनी क्राइटेरिया ऑफ गॉसेस लॉ। कुछ लोकल किताबों में जिन्हें नहीं पता होता है वैसे राइटर्स लिखते हैं, बट वो गलत लिखते हैं बेटे, दिमाग में रखिए कि गॉसेस लॉ का वैलिड होने के लिए सरफेस का सिमेट्रिक होना कोई क्राइटेरिया नहीं है। सिमेट्रिक सरफेस हम अपने कन्वीनियंट के लिए लेते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए लेते हैं, क्योंकि हम सिमेट्रिक सरफेस के लिए ही कैलकुलेशन कर पाते हैं। वो हमारी लिमिटेशन है, गॉस लॉ की लिमिटेशन नहीं है। ओके, बी केयरफुल। सो गॉसेस लॉ गिव्स द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी आर्बिट्ररी शेप्ड क्लोज सरफेस। सो सरफेस का सिमेट्रिक होना गॉस लॉ के लिए बिल्कुल जरूरी नहीं है। सिमेट्रिक है तो भी गॉस लॉ सही है, नहीं है तो भी गॉस लॉ सही होगा। क्लोज सरफेस से गॉस लॉ फ्लक्स बताता है। हाँ, अगर सरफेस सिमेट्रिक है तो हमारे लिए मैथमेटिकल कैलकुलेशन करना आसान हो जाता है, तो वो हमारे मैथमेटिकल लिमिटेशन है, गॉस लॉ की कोई लिमिटेशन नहीं है। ओके, और चौथा पॉइंट क्या है? चौथा पॉइंट ध्यान दीजिएगा, सोचिए, पहले इसको आप समझ लीजिए अच्छे से, मैं फोर्थ पॉइंट लिखता हूं तब तक। ओके, देखो, द क्लोज्ड surface on which Gauss's law is applied, Gauss's law is applied is called Gaussian सरफेस। तो जिस सरफेस पे आप गॉसेस लॉ अप्लाई करते हैं बेटा, उस सरफेस का क्या नाम है? उस सरफेस को आप नाम देते हैं गॉसियन सरफेस। ओके, सो दीज आर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू गॉसेस लॉ जो कि आपको दिमाग में रखना है। ओके, तो क्या हो गया? द क्लोज सरफेस ऑन विच द गॉसेस लॉ इज अप्लाइड इज कॉल्ड गॉसियन सरफेस। उसे हम क्या नाम देते हैं बच्चों? गॉसियन सरफेस नाम देते हैं। अब ये गॉसियन सरफेस इमेजिनरी सरफेस भी हो सकता है, मतलब बस हमने स्पेस में ज्यूम कर लिया, लो ये मान लिया कि एक ये क्लोज सरफेस है, तो ये एक इमेजिनरी सरफेस है ना। सो गॉसियन सरफेस फिजिकली एग्जिस्टिंग सरफेस हो ये जरूरी नहीं है, एनी आर्बिट्ररी शेप इमेजिनरी सरफेस, but it should be a closed surface. So any arbitrary shaped closed surface, really existing or imaginary, can be taken as a Gaussian surface to apply the Gauss's law. ये बात क्लियर हुआ? क्लियर है बेटे यहां तक जो पॉइंट हमने डिस्कस किया है? कम ऑन टेल मी। Yes, sir. यहां तक की बात सभी को क्लियर है बच्चा? Yes, sir. ओके बेटे, तो चलिए Yes, इन sir. सभी, हाँ वेरी गुड, इन सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आप लोग नोट कर लीजिए, है ना, फिर हम लोग आगे डिस्कस करेंगे इस पे। प्लीज नोट डाउन ऑल दीज इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ओके, नोट करो, फिर 5 मिनट और हम लोग इस पे डिस्कशन करते हैं। ओके, इन पॉइंट्स को मैं और एक्सप्लेन करता हूं, चलिए जल्दी से आप नोट करिए। Note down all these points very carefully, है ना। Point 1 important points में 1 2 3 4, all these 4 points please note them down।
हो गया बच्चों? कंप्लीटेड? हैव यू Yes, sir. कंप्लीटेड द नोट? Yes, चलो sir. ठीक है, फिर मैं आगे कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स बता रहा हूँ, इनसे रिलेटेड इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं, सभी कोई ध्यान दीजिएगा। देखो, अभी मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के हेल्प से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, फिर अगले क्लास में जो है और फर्दर एक्सप्लेनेशन मैं इस पे दूंगा, और क्वेश्चंस वगैरह भी करेंगे, डेरिवेशंस करेंगे, है ना, जो नेक्स्ट क्लास होगा फिजिक्स का। तो फिलहाल जो है एक ब्रीफ एक्सप्लेनेशन मैं दे रहा हूँ आप लोगों को, थोड़ा सा और ज्यादा गॉसेस लॉ क्लियर करने के लिए, यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के कॉन्सेप्ट से हेल्प से बच्चों हम लोग गॉसेस लॉ को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। सो प्लीज एवरीवन फोकस हियर। ये जो 4 पॉइंट्स हमने गॉसेस लॉ के लिए लिखे हैं, दीज इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ये भी आपको अच्छे से याद होने चाहिए, बिल्कुल आपके दिमाग में, दिल में बैठ जाना चाहिए ये सारा पॉइंट। ओके, गॉस लॉ का स्टेटमेंट एज वेल एज दीज 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मस्ट बी क्लियरली फिट इन योर माइंड एंड हार्ट। ओके, इसको अच्छे से बैठा लो बेटा दिमाग में। देखो बेटे, हमने जो पॉइंट पढ़ा कि गॉसेस लॉ किसी भी आर्बिट्ररी शेप्ड क्लोज सरफेस के लिए भी वैलिड हो सकता है। तो क्लोज्ड वॉल्यूम क्लोज सरफेस है ना, अब ये बोर्ड तो हमारा 2D है, तो ये आपको दिमाग में सोचना होगा किसी भी तरह का आर्बिट्ररी शेप्ड का वॉल्यूम क्लोज सरफेस हम लोग एज्यूम कर रहे हैं। ओके, जो कि एक वॉल्यूम को इनक्लोज कर रहा है, लाइक स्फीयर आप ले सकते हैं, स्फीयर तो सिमेट्रिक हो गया, स्क्वायर सिमेट्रिक हो गया, है ना। अब स्फीयर कहीं अगर मैं शेप बिगाड़ दूं तो अनसिमेट्रिक हो जाएगा, कुछ ऐसा हो जाएगा ना, मान लो कि ये अनसिमेट्रिक ले लिया। सिमेट्रिसिटी इज नॉट द कंडीशन फॉर गॉसेस लॉ, इसलिए मैं अनसिमेट्रिक ले रहा हूं। अब जरा सोचो कि ये जो सरफेस है, जिस सरफेस पे, दिस इज अ क्लोज सरफेस, वॉल्यूम इनक्लोजिंग सरफेस, वॉल्यूम इनक्लोजिंग 3 डायमेंशनल सरफेस। 2D कभी भी वॉल्यूम नहीं इंक्लोज कर सकता है, 3D में कोई सरफेस होगा तभी वो वॉल्यूम इंक्लोज करेगा। जैसे मान लीजिए कि कुछ भी आप ले लो, जैसे बैलून ले लो, 3D होता है, रूम ले लो, क्लोज्ड रूम 3D होता है ना बेटा। तो इस तरह से कोई भी क्लोज सरफेस आप कंसिडर कर सकते हैं। तो ये क्लोज सरफेस है, वॉल्यूम इनक्लोजिंग क्लोज सरफेस है ना। लाइक एनी बैग हो गया, कोई बंधा हुआ बैग ले लो, है ना, इरेगुलर शेप में है तो भी वो क्लोज सरफेस हो गया। तो यहाँ देखो, इसके अंदर में कुछ चार्जेज हैं, मान लो, चलो मैं एक ही चार्ज लेता हूँ, मान लो Q लिया, सिंपलिसिटी के लिए मैंने Q1 लिया, और दूसरा चार्ज मैं ले रहा हूँ
Q2, ठीक है। दूसरा चार्ज मैंने क्या लिया, Q2 ले लिया। अब जरा समझते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा। तो जरा देखो बेटा, अगर दोनों को मैं पॉजिटिव चार्ज ले रहा हूं तो क्या हो जाएगा, अगर मैं दोनों को Q1 ग्रेटर देन 0 एंड Q2 ग्रेटर देन 0 ले रहा हूं, आपके समझने के लिए एक सिंपल सा एग्जांपल ले रहा हूं मैं, तो क्या होगा, Q1 के कारण जितने भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगे वो सारे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आप क्या देखोगे कि इस तरह से जाएंगे। Q1 के कारण जितने भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगे सभी बाहर की ओर जा रहे हैं, यानी कि जितने भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं बेटे सभी के कारण फ्लक्स किधर होगा, बाहर की ओर होगा। एरिया वेक्टर भी किधर लेंगे, एरिया वेक्टर भी बाहर की ओर, फील्ड भी लगभग बाहर की ओर। तो हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में एक्यूट एंगल बनेगा, लेस देन 90 डिग्री एंगल। तो यानी कि इसका जो भी फ्लक्स होगा वो पॉजिटिव होगा, दिख रहा है। तो जो भी फ्लक्स आएगा पूरा फ्लक्स या फील्ड लाइन, जितने फील्ड लाइन पास करेंगे उतना फ्लक्स होगा ना। आपने क्या पढ़ा है, the total electric flux through any surface area is proportional to the number of field line crossing that surface area। तो यहाँ आपको क्या दिखेगा कि जो भी फील्ड लाइन है वो यहाँ से सिर्फ और सिर्फ बाहर निकल रहा है, कोई अंदर नहीं आ रहा है, यानी कि सिर्फ आउटगोइंग फ्लक्स है, इनकमिंग फ्लक्स नहीं है। किसके कारण, अ चार्ज विच इज प्रेजेंट इनसाइड द क्लोज सरफेस, अ पॉजिटिव चार्ज। अगर वही निगेटिव चार्ज होता तो क्या होता, उसके कारण सिर्फ फील्ड लाइन अंदर की ओर आते, बाहर कोई नहीं जाता, है ना बेटा। तो वो एग्जांपल आप साइड में देख लीजिए। जैसे मान लो ये कोई आर्बिट्ररी शेप्ड क्लोज सरफेस है, यहाँ पर मैं कोई चार्ज रख दूं -Q, तो दिस इज अ निगेटिव चार्ज। तो निगेटिव चार्ज के कारण क्या होगा, निगेटिव चार्ज के कारण जो फील्ड लाइंस होते हैं वो सिर्फ अंदर की ओर आएंगे, है ना, टुवर्ड्स द चार्ज। फील्ड लाइन की प्रॉपर्टी मैंने पढ़ाया था, तो द प्रॉपर्टी ऑफ द फील्ड लाइन, सो द फील्ड लाइंस विल बी टुवर्ड्स द चार्ज, ठीक है बेटा। तो ये देखो इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस सारे अंदर की ओर आएंगे, यानी कि यहाँ पे जितने भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं सभी का फ्लक्स अंदर आ रहा है। यहाँ अगर हमने पॉजिटिव लिया है तो जितने भी फील्ड लाइन है सभी का फ्लक्स बाहर जा रहा है, यानी कि जो भी चार्ज क्लोज सरफेस के अंदर में होगा, गॉसियन सरफेस, ये जो सरफेस है मैंने क्या बोला, जिस सरफेस पे गॉसियस लॉ लगाते हैं दैट विल बी कॉल्ड गॉसियन सरफेस। तो जो भी चार्ज गॉसियन सरफेस के अंदर में होगा उसके कारण या तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स सिर्फ बाहर की ओर होगा या सिर्फ अंदर की ओर होगा, यानी कि उनका फ्लक्स कैंसिल आउट नहीं होगा, है ना। लेकिन यहां देखो, अब हम बात करते हैं Q2 की, लेट अस फोकस ऑन Q2। तो Q2 जो है बेटे, Q2 के कारण कोई भी फील्ड लाइन अगर आप लो, वो अगर अंदर जा रहा है ना, गॉसियन सरफेस के अंदर जा रहा है तो कहीं से बाहर भी निकलेगा, यानी कि जितना फ्लक्स अंदर जाएगा उतना फ्लक्स। अब ये वाला फील्ड लाइन देखो, ये अंदर नहीं गया तो बाहर भी नहीं आया। दूसरा फील्ड लाइन देखिए, ध्यान से देखिएगा, ये फील्ड लाइन इस पॉइंट से गॉसियन सरफेस के अंदर इंटर कर रहा है, तो यहां से गॉसियन सरफेस से बाहर निकल गया, दिख रहा है। So what you can say, all the electric field lines which are entering into the Gaussian surface, they must be coming out of the Gaussian surface for a charge which is present outside the Gaussian surface। और जो अंदर नहीं जाएगा ऑब्वियस सी बात है बाहर भी नहीं जाएगा। देखो बेटा क्लोज सरफेस है ना, तो क्लोज सरफेस के अगर फील्ड लाइंस कैसे होते हैं, फील्ड लाइंस आर कॉन्टिन्यूअस कर्व्स। तो अगर एक कोई कॉन्टिन्यूअस कर्व किसी क्लोज सरफेस से इंटर कर रहा है तो वो बाहर जरूर निकलेगा, अगर बाहर नहीं निकलेगा तो वो क्लोज नहीं हो पाएगा, कॉन्टिन्यूअस नहीं हो पाएगा कर्व, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे आपको साफ दिख रहा है कि कोई भी चार्ज अगर गॉसियन सरफेस के बाहर है तो उसके कारण जितना फ्लक्स अंदर जाएगा उतना ही फ्लक्स बाहर आ जाएगा। तो अंदर जाने वाले फ्लक्स को हम क्या कहेंगे, निगेटिव फ्लक्स, और बाहर आने वाले फ्लक्स को क्या कहेंगे, पॉजिटिव फ्लक्स। तो देख लो ये जो चार्ज है बाहर वाले चार्ज के कारण जो भी फील्ड लाइन अंदर की ओर इंटर करेगा वो फील्ड लाइन बाहर भी जाएगा। इसका मतलब है कि जितने फील्ड लाइन इंटर करेंगे, जितने फील्ड लाइन इंटर करेंगे उतने ही फील्ड लाइन बाहर भी निकलेंगे। इसका मतलब जितना पॉजिटिव फ्लक्स होगा उतना निगेटिव फ्लक्स होगा ड्यू टू अ चार्ज which is present outside the Gaussian surface।
क्योंकि जितना निगेटिव फ्लक्स उतना ही पॉजिटिव फ्लक्स, तो आउटसाइड चार्ज के कारण जो फ्लक्स का कंट्रीब्यूशन होगा वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। सो द कंट्रीब्यूशन इन द इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू आउटसाइड चार्ज, है ना, ड्यू टू अ चार्ज विच इज प्रेजेंट आउटसाइड द गॉसियन सरफेस इज जीरो फॉर अ गॉसियन सरफेस। तो इस बात को हम लोग नोट में लिख लेते हैं, ठीक है बेटे। द कंट्रीब्यूशन इन इलेक्ट्रिक फ्लक्स, नोट डाउन, नोट में इस बात को लिख लो, द contribution in net electric flux due to a charge outside the Gaussian surface is zero through the Gaussian surface. Gaussian surface. तो आप चाहे तो इसको फिफ्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। सो यू कैन नोट इट डाउन एज योर फिफ्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट, है ना, ठीक है बेटा। तो समझ में आ गया, आज हम लोग यहीं तक रखते हैं बच्चों। इज इट क्लियर टू एवरीवन? क्लियर है बेटा जो हमने अभी डिस्कस किया? कम ऑन टेल मी। यस सर। ओके, सभी को क्लियर है? वेरी गुड। अब अगर इसमें जो है अगर कोई डाउट अराइज होता है तो हम अगले क्लास में फिर इसको फिजिक्स में कंटिन्यू करेंगे, है ना। तो वहां पे जब हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे, इसके एप्लीकेशन को देखेंगे तो और क्लियर होगा आप लोगों को गॉसेस लॉ। तो टिल देन टाइम हम लोग जो है आज की क्लास को यहीं पे ओवर करते हैं बच्चों। एंड जो आधे घंटे के बाद एट 11:30 योर केमिस्ट्री क्लास विल स्टार्ट एंड दैट इज आल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट क्लास, सो यू ऑल मस्ट ज्वाइन द क्लास ऑन टाइम। सो बच्चों अब मैं इस क्लास को एंड करने जा रहा हूं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर।